हेलो एवरीवन, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो ये न्यूज़ क्या है कि दिल्ली के विद्वानों ने महमूदाबाद की गिरफ्तारी की निंदा की है। तो सबसे पहले तो ये बात समझने योग्य है कि महमूदाबाद की गिरफ्तारी क्यों की गई है। और जो दिल्ली के विद्वान हैं उन्होंने उनका समर्थन करते हुए कहा है कि अगर मेरा नाम मतलब मुस्लिम नाम होता तो मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाता। तो इस हम पूरे वीडियो में देखेंगे कि कौन है राजा साहब के बेटे प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद। कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रेस ब्रीफिंग पर सवाल उठाए थे। ठीक है, तो जो महमूदाबाद एक प्रोफेसर है तो उनको हाल ही में अभी गिरफ्तार किया गया है और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है कि उन्होंने देश के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये बात सच है या पूरा मामला क्या था। केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा संघ के अध्यक्ष ने ये चीज़ कही है कि महमूदाबाद के खिलाफ की गई कार्रवाई से पहलगाम नरसंहार के पीड़ितों का अपमान किया जा रहा है। तो बहुत लोग उनके समर्थन मतलब उनके पक्ष में भी आवाज़ें उठा रहे हैं, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आंदोलन किए जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक टिप्पणी करते हैं ये प्रोफेसर जो महमूदाबाद हैं। कौन है ये प्रोफेसर अली खान और क्यों हुई इनकी गिरफ्तारी, इस पूरी वीडियो में हम ये पूरा मामला जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये न्यूज़ चर्चा में आखिर क्यों है। सोनीपत पुलिस ने अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की रिमांड पर भेजा है। विश्वविद्यालय मामले की जांच में सहयोग कर रहा है। तो अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। क्या ये बात सच है कि उन्होंने जब पहलगाम हमला हुआ था उस पर जो टिप्पणी की है उसको लेकर जो सरकार है उन्होंने आरोप लगाए हैं इन प्रोफेसर पर कि ये देशद्रोही, देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अब देखिए, अली खान महमूदाबाद कौन है। अली खान महमूदाबाद अशोका विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणा में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनका जन्म 1982 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान हैं। महमूदाबाद के राजा साहब के नाम से जाने जाते थे और जिन्होंने शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत जब्त संपत्तियों के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उनके दादा मोहम्मद आमिर अहमद खान भारत के विभाजन से पहले मुस्लिम लीग के प्रभावशाली सदस्य थे। तो ये आप जान लीजिए कि ये मुस्लिम कम्युनिटी से संबंध रखते हैं महमूद अली खान जो प्रोफेसर हैं। अब देखिए क्या आरोप लगे हैं इन पर। सबसे पहले तो हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 12 मई को अपने नोटिस के साथ डॉक्टर अली खान की टिप्पणियों को संलग्न किया है। उनमें से एक में उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा करने वाले दक्षिणपंथी लोगों को उन्मादी भीड़ की हिंसा और संपत्तियों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने के पीड़ितों के लिए सुरक्षा की मांग करनी चाहिए थी। उन्होंने कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की मीडिया ब्रीफिंग को दिखावटी बताया। कहा कि लेकिन दिखावटीपन को ज़मीनी हकीकत में बदलना चाहिए, अन्यथा यह सिर्फ एक पाखंड है। तो जो हरियाणा की राज्य महिला आयोग है उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो महिलाएं हैं भारत की, जैसे कि कर्नल कुरैशी है जो कि और एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था, तो उनको लेकर कुछ टिप्पणी की है जो कि संविधान के खिलाफ है। महमूदाबाद की गिरफ्तारी हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा 12 मई को जो नोटिस जारी किया गया था उसके बाद होती है, जिसमें उनकी टिप्पणियों पर संज्ञान लिया गया था। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग के दृश्य को महत्वपूर्ण बताया था, लेकिन ये कहा था कि अगर यह ज़मीन पर वास्तविकता में तब्दील नहीं हुआ तो ये एक पखंड हो जाएगा। आयोग ने सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों की व्याख्या राष्ट्रीय सैन्य कार्रवाइयों को बदनाम करने के प्रयास के रूप में की है। तो उन्होंने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है कि राष्ट्रीय सैन्य कार्रवाइयों को बदनाम करने की बात कही जा रही सोशल मीडिया पर, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब अली खान क्या कहते हैं अपने पक्ष में। उन्होंने कहा कि आयोग ने उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पढ़ा है। उन्होंने ये लिखा था कि मुझे हैरानी है, आश्चर्य है कि महिला आयोग ने अपने क्षेत्र अधिकार का अतिक्रमण करते हुए मेरी पोस्ट को इस हद तक गलत तरीके से पढ़ा है कि और समझा है कि उन्होंने पूरा अर्थ ही बदल दिया है। तो ये अली खान का बयान आता है। डॉक्टर
अली ने कहा उन्होंने शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने और भारतीय सशस्त्र बलों की दृढ़ कार्रवाई की सराहना करने के लिए विचार और भाषण की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग किया है। तो राज्य महिला आयोग की प्रतिक्रिया क्या थी इस पर? राज्य महिला आयोग ने अली की सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए एक नोटिस जारी किया था और एक समन भेजा था। जब वहां पर पेश नहीं हुए तो आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने 15 मई को यूनिवर्सिटी जाकर जांच की, लेकिन अली खान नहीं मिले थे। इसके बाद रेणु भाटिया ने 16 मई को डीजीपी को पत्र लिखकर एक एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। इट मीन्स कि पहले तो वो खुद इस मामले की जांच करना चाहती थी, लेकिन उनका जो मतलब उनको मिले नहीं जो अली प्रोफेसर अली यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद उन्होंने एफआईआर की डिमांड करी थी। रेणु भाटिया का आरोप है कि मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे डॉक्टर अली खान के दादा। तो जो प्रोफेसर है जिनको अभी हाल ही में अरेस्ट किया गया, उनके दादा जो थे, ऐसा कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग को फंडिंग करने का काम करते थे। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि डॉक्टर अली खान को बर्खास्त किया जाना चाहिए, मतलब उन्हें सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर अली की टिप्पणी को महिला सैन्य अधिकारियों के प्रति अपमानजनक, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाला और शर्मनाक माना है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि डॉक्टर अली के जो दादा है पाकिस्तान की मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे, जिसमें स्पष्ट होता है कि उन्हें यह संस्कार अपने दादा से मिले हैं। तो अब देखिए, सिर्फ इस चीज़ पर यह कह देना कि किसी के दादा मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे या कुछ भी, आखिर मुस्लिम लीग ये उस समय की बात की जा रही है। अगर आप देखेंगे मुस्लिम लीग आज तो है नहीं, मुस्लिम लीग भारत में मतलब है, इतने बड़े लेवल पर नहीं है। तो ये जो विभाजन भारत का हुआ था 1947, उससे पहले की बात हो रही है। तो अब खुद सोचिए 1947 के पहले के हालात क्या थे और अब हालात क्या हैं। तो उस समय जो उनके दादा ने फंडिंग करी थी मुस्लिम लीग को, वो एक सदस्य थे मुस्लिम लीग के। तो इस बात को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने दादा की तरह ही किया है। इन धाराओं में देखिए कौन कौन सी धारा है जिसमें केस दर्ज किया गया। सबसे पहला धारा 152 देश को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से संबंधित है, जो कि संज्ञेय और गैर जमानती है, मतलब इसमें जमानत नहीं हो सकती। 7 साल से लेकर आजीवन कारावास के साथ जुर्माने का प्राविधान किया गया। धारा 196 का एक खंड क्या कहता है? विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। धारा 197 का एक खंड कहता है देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाली झूठी जानकारी प्रकाशित करना। तो धारा 299 किसी धर्म को अपमानित करना। तो इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब देखिए, अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा था जिस वजह से इतना बवाल खड़ा हो चुका है और उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है। तो देखिए, वो लिखते हैं, इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, मैं देखकर बहुत खुश हूँ। लेकिन ये लोग शायद इसी तरह से मॉब लिंचिंग के पीड़ित, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने, बीजेपी के नफरत फैलाने के शिकार लोगों को लेकर भी आवाज़ उठा सकते हैं कि इन लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा दी जाए। 2 महिला सैनिकों के जरिए जानकारी देने का नजरिया महत्वपूर्ण है, लेकिन इस नजरिए को हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो यह केवल एक पाखंड है। तो अगर देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति न्यूट्रल होकर, मतलब बिल्कुल समझदारी के साथ इस ट्वीट को या इस पोस्ट को पढ़ेगा, तो उसे इसमें कुछ भी गलत नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने कुछ देश के खिलाफ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये बात करी थी कि जो अभी जो महिलाओं को लीडर बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर में, ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने तारीफ की इस चीज़ की। लेकिन उन्होंने कहा कि इसको ज़मीनी सतर से, मतलब इसको जो बिल्कुल लो लेवल होता है उससे इसको लागू किया जाना चाहिए कि महिलाओं को बहुत सारे ऐसे अवसर मिलने चाहिए, नहीं तो ये केवल एक पखंड है। मतलब ऐसा जो इस नज़रिए को हकीकत में बदलने की बात करते हैं वो। अब देखिए, अली खान की गिरफ्तारी पर जो लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। अब देखिए, सिर्फ इस ट्वीट के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया कि आपने ऐसा देश के खिलाफ, अगर देखा जाए तो देश के खिलाफ तो कोई भी ट्वीट मतलब ऐसी कोई बात नहीं लग रही। लेकिन आप अपने विचार ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लग रहा है इस मामले को लेकर। अब देखिए, जो अलग अलग
प्रतिक्रिया, मतलब जो भी संस्थाएं हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की है उनकी गिरफ्तारी के बाद। सबसे पहले बात करेंगे अशोका विश्वविद्यालय, जहां के वे प्रोफेसर थे। विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर की टिप्पणी को उनकी निजी राय बताते हुए दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि ये उनका पर्सनल मामला है, हम इसमें कोई दखल नहीं देंगे, और उन्होंने कहा कि हम जांच में पुलिस की पूरी मदद करेंगे। हालांकि विश्वविद्यालय के फैकल्टी एसोसिएशन ने गिरफ्तारी की निंदा की, और वहाँ पर जो स्टाफ है उन्होंने पूरी तरह से निंदा कर दी और इसे निराधार बताया है। जबकि 1100 से अधिक शिक्षाविद, लेखक, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उनकी रिहाई की मांग करी है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिक्षकों ने कहा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की और कहा, हम राज्य द्वारा हमारे लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकारों के इस तरह के गैर कानूनी हनन के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने के लिए दृढ़ हैं, और डॉक्टर खान की नज़रबंदी का विरोध करना भी हम जारी रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि अलग अलग कॉलेजेस में की गई थी। अब देखिए, द्वितीय श्रेणी के नागरिक उनकी प्रतिक्रिया की थी। प्रेस क्लब में एकत्र हुए शिक्षकों को महमूदाबाद के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करने से नहीं रोक पाए हैं। 2 घंटे तक विभिन्न विश्वविद्यालय शिक्षक संघों और शिक्षाविदों ने मुस्लिम प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बारे में, व्यापक संदेश के बारे में जोश से बात करी है। उन्होंने कहा कि पहलगाम नरसंहार के पीड़ितों की यादों का अपमान किया जा रहा है उनको गिरफ्तार करके। फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरजीत मजूमदार कहते हैं, महमूदाबाद के खिलाफ की गई कार्रवाई, जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी शामिल है, उससे पहले पहलगाम नरसंहार के पीड़ितों का अपमान हो रहा है। तो बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो कि उनके पक्ष में दलील देते हैं। अशोका विश्वविद्यालय छात्र सरकार के अध्यक्ष इंशा हुसैन, उनका क्या बयान है? उन्होंने भी प्रोफेसर महमूदाबाद के प्रति छात्र संगठन का समर्थन किया है और कहा है कि छात्र सरकार और छात्र संगठन प्रोफेसर के साथ पूरी तरह से एकजुटता से खड़े हैं और उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने जनता को साबित करने की लगातार कोशिश की है कि प्रोफेसर खान हमारे संस्थान और इस देश के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। हम इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करते हैं कि उनके कार्य और शब्दों में कभी भी विभाजनकारी, हिंसक, सांप्रदायिक और स्त्री द्वेषी प्रकृति का कोई इरादा नहीं रहा था। तो ये इंशा हुसैन कहते हैं कि हम इतने साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, जब मतलब अगर हम किसी के साथ रहते हैं, उनके विचारों का हमें पता होता है कि वो व्यक्ति कैसा, तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि उनकी कोई भी जो शब्द होते हैं उसमें ना तो कभी हमने कोई विभाजन देखा, ना ही कोई हिंसा देखी, ना ही सांप्रदायिक देखा और ना ही स्त्री द्वेषी की प्रकृति देखी। इसके अलावा DU के दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के जाकिर हुसैन कॉलेज के पूर्व तदर्थ शिक्षक लक्ष्मण यादव, वो भी अपना बयान रखते हैं। उनके द्वारा कहते हैं कि अगर मेरा नाम मुस्लिम होता तो मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाता, फिलहाल मुझे सिर्फ नौकरी से सस्पेंड किया गया। तो देखिए, उन्होंने भी कुछ ऐसा बयान, मतलब कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं मुस्लिम होता तो हो सकता है मुझे भी अरेस्ट कर लेती। सम्मेलन में अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित दिल्ली के सभी प्रमुख विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि मौजूद थे। शिक्षकों ने हाल के वर्षों में पाठ्यक्रम में किए गए बदलावों के बारे में भी बात करी है, जिसमें मुगल इतिहास को शामिल ना करना भी शामिल है। तो ये जो एजुकेटर्स हैं उन्होंने कहा है कि जो पाठ्यक्रम में बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें मुगल इतिहास उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, मतलब उसको मिटाने की बात हो रही है, तो इस बात पर भी वो अपने विचार रखते हैं। अब देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की शिक्षिका जो है राजश्री चंद्रा, उनका बयान क्या है? वो कहते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि यह, यानी कि जो महमूदाबाद की गिरफ्तारी है, अकादमिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, या हमें इसके बजाय ये कहना चाहिए कि मुस्लिम शिक्षाविदों को स्वतंत्रता से सिर्फ अलग और अधिक परिस्थितिजन्य कोड के अधीन होना पड़ेगा? क्या हम समझ सकते हैं कि एक मंत्री द्वारा सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहना भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत एक महिला की गरिमा का अपमान करने का जानबूझकर किया गया कार्य नहीं है? उन्होंने आगे कहा कि महमूदाबाद की गिरफ्तारी को सिर्फ एक अकादमिक चिंता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो बहुत से लोग इस बात पर, मतलब बहुत सारे जो एजुकेटर्स हैं वो उनके साथ हैं और वो कहते हैं कि जब एक कोई नेता
सोफिया कुरैशी को कहता है कि वो आतंकवादियों की बहन है या आतंकवादियों की बेटी है, तो उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन जब कोई शिक्षक अपने देश के मतलब कि हालांकि उन्होंने देश के बारे में कुछ भी गलत बात नहीं करी है, तो जब वो सच्चाई सामने रखते हैं या कुछ भी अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उन्हें देशद्रोही का टैग दे दिया जाता है। तो ये है राजश्री चंद्रा का बयान। अब देखिए इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या होती है। विपक्षी नेता जैसे कि पी चिदम्बरम ने उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बोला है। वहीं पर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने उनकी टिप्पणी को शर्मनाक, सैन्य अधिकारियों के लिए अपमानजनक बताया है। यहां तक कि उनके दादा पर मुस्लिम लीग को फंडिंग करने का आरोप भी लगा दिए गए। अब आप खुद ही सोचिए हम किस दौर में जी रहे हैं, जहां पर अभी देखिए जो अभी या प्रेजेंट में जो प्रोफेसर हैं उनको उनके दादा के साथ, जो कि लगभग 1947 की बात है, तब से पहले की बात है, तो उनके साथ उन्हें कनेक्ट किया जा रहा है। अब देखिए सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया होती है। एक्स पर कुछ यूजर्स ने उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहराया, बल्कि अन्य ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अटैक कहा है। कुछ पोस्ट में उनके अखिलेश यादव से संबंध और उनके दादा के मुस्लिम लीग से जुड़ाव को लेकर बहुत से दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब देखिए इस बात पर बहुत से सवाल हमारे मन में उठते हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपने विचार सोशल मीडिया पर नहीं रख सकता है? तो मान लीजिए जैसे प्रोफेसर अली खान ने अपने विचार रखे सोशल मीडिया के थ्रू, तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो क्या ऐसा सभी के लिए है? अब देखिए भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक फंडामेंटल राइट है जो कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सभी लोगों को, मतलब सभी भारत के नागरिकों को मिलता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक दायरा होता है, जिसे दायरे में रहकर ही हम कोई भी व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या कुछ शामिल है? सबसे पहला विचार व्यक्त करना, जिसमें बोलना, लिखना या प्रदर्शन के माध्यम से विचार व्यक्त कर सकता है। दूसरा है सूचना प्राप्त करना और फैलाना, प्रेस, सोशल मीडिया, अन्य माध्यम से। आलोचना का अधिकार, हमें आलोचना का भी अधिकार है। नागरिकों को सरकार, नीतियां या व्यक्तियों की आलोचना करने की स्वतंत्रता है। कलात्मक अभिव्यक्ति, कला, साहित्य, संगीत, फिल्म के माध्यम से भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकार, मीडिया को स्वतंत्र रूप में काम करने का अधिकार है। जानकारी का अधिकार भी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, जो कि 2005 के सूचना अधिकार अधिनियम से समर्पित है। अब देखिए आर्टिकल 19(2) का अगर हम विस्तार करें तो आर्टिकल 19(2) जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन इस प्रतिबंध के भी बहुत से ऐसे आधार हैं कि जिनको सिर्फ उन आधारों को मुख्य रखते हुए ही प्रतिबंध हम लगा सकते, अन्यथा हम किसी भी व्यक्ति के जो फ्रीडम का जो भी मतलब उनकी आज़ादी है, यानी कि राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसको हम नहीं छीन सकते। तो अब देखिए इस अनुच्छेद का जो एक खंड है 19(1) का, वो उपखंड ए में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई कानून जो कि भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के उकसावे के संबंध में उचित प्रतिबंध लगाता उसे प्रभावित नहीं करेगा। मतलब कि इन सभी चीज़ों को आधार में रखकर ही कोई व्यक्ति, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपने जो भी एक्सप्रेशन और स्पीच दे सकता है। प्रमुख आधार अगर हम डिटेल से देखते हैं, सबसे पहला भारत की संप्रभुता और अखंडता। ऐसे अभिव्यक्ति जो कि भारत की एकता, अखंडता या संप्रभुता को खतरे में डाले, तो ऐसे हम विचार सोशल मीडिया पर नहीं रख सकते, कहीं भी नहीं रख सकते। जैसे कि अलगाववादी नारे लगते हैं, भारत के खिलाफ विद्रोह भड़काने वाली जो भी सामग्री है। और ऐसा एक मामला आता है कश्मीरी शिखाविद शेख शौकत हुसैन के खिलाफ 2010 में। कश्मीर की आज़ादी पर उन्होंने टिप्पणी के लिए UAPA के तहत उन पर कार्रवाई की गई थी।
राज्य की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली अभिव्यक्ति जैसे कि आतंकवाद को बढ़ावा देना, सैन्य गोपनीयता को भंग करना। तो इन चीज़ों को अगर कोई भी व्यक्ति अपनी स्पीच में या अपने एक्सप्रेशन में इन चीज़ों को दर्शाता है, मतलब कि जो सैन्य गोपनीयता उनको भंग कर देता है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी, जैसे कि मई 2025 अभी की हम बात कर रहे हैं, और जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को सैन्य अपमान के लिए खतरा माना गया। हालांकि अगर देखा जाए तो ये सही तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग अपने विचार रख सकते हैं। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ऐसी सामग्री जो कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नुकसान पहुंचाए। उदाहरण के तौर पर किसी विदेशी सरकार या नेता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को कूटनीतिक तनाव में पैदा करे। अब देखिए, सार्वजनिक व्यवस्था, ऐसी अभिव्यक्ति जो कि दंगे, हिंसा, सामाजिक अशांति भड़काए, तो ऐसे अभिव्यक्ति जो है वो स्पीच नहीं दे सकता। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर कहीं भी अपनी बात ऐसे नहीं रख सकता। एग्जाम्पल है सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट जो कि सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देती है। जैसे 2020 में दिल्ली दंगों में कुछ व्यक्तियों पर ऐसी पोस्ट के लिए कार्रवाई भी की गई थी। शिष्टाचार और नैतिकता को ध्यान में रखकर ही कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की उसको स्वतंत्रता है। अश्लील, अनैतिक, सामाजिक मानदंडों के खिलाफ सामग्री पर प्रतिबंध लगता है। उदाहरण, अश्लील सामग्री जैसे कि IT एक्ट धारा 67 या ऐसी टिप्पणियां जो कि समाज नैतिकता को ठेस पहुंचा सकती हैं। न्यायालय की अवमानना के, ऐसी अभिव्यक्ति जो कि न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करे या न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाए, तो ऐसी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते व्यक्ति। जैसे कि प्रशांत भूषण 2020 को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट के लिए दोषी ठहराया गया था। तो इससे मानहानि क्या होती है? किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी सामग्री उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। सोशल मीडिया पर जैसे हम देखते हैं कि बहुत से खिलाफ झूठे अपमानजनक बयान, जिसके लिए मानहानि का मुकदमा दायर हो जाता है। अपराध के लिए उकसावा, ऐसी अभिव्यक्ति जो कि किसी अपराध को बढ़ावा दे जिसमें हिंसा, चोरी या और कोई भी गैर कानूनी गतिविधियां शामिल हैं। उदाहरण, भीमा कोरेगांव मामले में अनंत तेल तुंबड़े और अन्य पर हिंसा भड़काने का आरोप लगता है। अब देखिए, उचित प्रतिबंध का अर्थ क्या है कि इस पर उचित प्रतिबंध लगाया जाए। उचितता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रतिबंध उचित होने चाहिए, मनमाने, असंगत या अत्यधिक नहीं होने चाहिए। प्रतिबंध का उद्देश्य सार्वजनिक हित होना चाहिए। न्यायिक समीक्षा, कोई भी कानून या कार्यवाही जो अनुच्छेद 19(2) के दायरे से बाहर प्रतिबंध लगाए उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उदाहरण, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 में IT एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया गया। हालांकि यह स्पष्ट थी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाती थी। अनुपातिकता, प्रतिबंध का प्रभाव उस उद्देश्य के अनुपात में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मामूली अपमान के लिए देशद्रोह जैसे गंभीर कानून को उपयोग अनुचित माना जाएगा। अब देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित जो याचिकाएं आई हैं, सबसे पहले रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 में मद्रास सरकार ने एक पत्रिका पर प्रतिबंध लगाया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(2) के दायरे से बाहर माना है, क्योंकि ये केवल सरकार की आलोचना थी, ना कि सार्वजनिक व्यवस्था के लिए एक खतरा था। कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध केवल तभी वैध होगा, तभी वैलिड है, जब अनुच्छेद 19(2) के आधारों पर हो सकता है। दूसरा, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 में देशद्रोह कानून IPC धारा 124A को संवैधानिक ठहराया गया, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया केवल ऐसी अभिव्यक्ति जो हिंसा भड़काए देशद्रोही मानी जाएगी, जिससे हिंसा होगी। यह मिसाल आज भी प्रासंगिक है, विशेष रूप से अली खान जैसे मामलों में। इसके अलावा श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 का मामला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया, क्योंकि यह आपत्तिजनक सामग्री की अस्पष्ट परिभाषा के आधार पर अभिव्यक्ति को दबाती थी, जो अनुच्छेद 19(2) के दायरे से बाहर थी। कोर्ट ने कहा कि असहमति या आलोचना को दबाने के लिए व्यापक कानून अनुचित है। चौथा मामला आता है अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 में। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी, वहां पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध समयबद्ध और अनुपातिक होने चाहिए, अन्यथा वे 19(2) का उल्लंघन करेंगे। इसके बाद देखिए, समकालीन प्रासंगिकता और चुनौतियां क्या आती हैं।
सोशल मीडिया पर अनुच्छेद 19(2) सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यापक मंच दिया, लेकिन साथ ही 19(2) के तहत प्रतिबंधों की व्याख्या भी दी है। अली खान महमूदाबाद का मामला, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को हरियाणा पुलिस ने सैन्य अपमान, सांप्रदायिक विद्वेष के रूप में देखा और 19(2) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था शिष्टाचार के खिलाफ माना गया। उनके समर्थकों का तर्क है कि आलोचना का दमन है, जो अनुच्छेद 19(2) की गलत व्याख्या करता है। आईटी अधिनियम 2021 ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक सामग्री हटाने और तथ्य जांच करने के लिए बाध्य करते हैं, जो अनुच्छेद 19(2) के आधारों पर आधारित है। हालांकि कई इसमें सेंसरशिप का रूप भी मानते हैं। देशद्रोह कानून का दुरुपयोग, अनुच्छेद 19(2) के तहत राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देकर देशद्रोह कानून का उपयोग अक्सर असहमति को दबाने के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इस कानून पर रोक लगाई थी, लेकिन अली खान जैसे मामलों में इसका उपयोग बहस का विषय बना हुआ है। धार्मिक भावनाओं को ठेस, अनुच्छेद 19(2) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, आर्थिक आधार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री पर कार्रवाई होती है, जैसे कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी, जिन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था। अकादमिक स्वतंत्रता, शिक्षाविद जैसे कि आनंद तेलतुंबड़े, हनी बाबू, अली खान पर अनुच्छेद 19(2) के आधार पर कार्रवाई ने अकादमिक स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए हैं। इन मामलों में सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा का हवाला दिया जाता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये असहमति को दबाने का एक प्रयास है। इस पर विवाद और आलोचना होती है। अस्पष्ट और दुरुपयोग हो सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था जैसे दी हुई है और शिष्टाचार व्यापक अस्पष्ट है, जिसके कारण इनका दुरुपयोग होता है। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह को मानहानि के मुकदमे लगते हैं। सेंसरशिप का डर रहता है। सोशल मीडिया नियम और 19(2) अनुच्छेद के तहत कार्रवाइयों ने आत्म सेंसरशिप को बढ़ावा दिया, क्योंकि लोग डरते हैं कि उनकी अभिव्यक्ति को गलत व्याख्या की जा सकती है। न्यायिक हस्तक्षेप, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार 19(2) की व्याख्या को संतुलित करने की कोशिश की, लेकिन निचली अदालतों, पुलिस द्वारा इसका गलत उपयोग करना एक चुनौती बना हुआ है। अब देखिए, क्या सरकार के खिलाफ लिखना देश के खिलाफ लिखना होता है? अब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि आप खुद सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ लिख रहा है तो क्या वो देशद्रोही है? सरकार के खिलाफ लिखना या आलोचना करना अपने आप में देश के खिलाफ नहीं है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा और लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आलोचना कर सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को अपने विचार, राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, जिसमें सरकार की नीतियां, काम या नेता की आलोचना भी हो सकती है। सरकार और देश को दो अलग अलग इकाइयां। सरकार एक अस्थायी प्रशासनिक निकाय जो जनता द्वारा चुना जाता है। देश एक स्थायी है। सरकार की आलोचना करना देश की संप्रभुता, अखंडता के खिलाफ नहीं माना जाता है, जब तक कि यह संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन ना करे। अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंध, अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। इनके बहुत से आधार हो सकते हैं। पहला है, भारत की संप्रभुता और अखंडता को अगर खतरा होगा तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। राज्य की सुरक्षा होनी चाहिए, सार्वजनिक व्यवस्था होनी चाहिए, शिष्टाचार, नैतिकता, मानहानि आदि का जो भी है नहीं होना चाहिए। और सरकार की आलोचना सामान्य रूप से इनमें से किसी भी आधार को नहीं छूती है, जब तक कि वह हिंसा, विद्रोह या देश की अखंडता के खिलाफ स्पष्ट रूप से नहीं हो। सरकार की आलोचना करने पर अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या क्या आई है। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि देशद्रोह आईपीसी धारा 124A अब भारतीय न्याय संहिता धारा 152 बन चुका है। ये तभी लागू होता है जब अभिव्यक्ति में हिंसा भड़काने, सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की बात होती है। सरकार की आलोचना चाहे वह कितनी भी तीखी क्यों ना, देशद्रोह नहीं है जब तक कि वह हिंसक विद्रोह ना बन जाए। अब देखिए, सरकार की कड़ी आलोचना भी मानहानि और देशद्रोह नहीं माना जाएगा। रामेश थापर बनाम मद्रास, उन्होंने कोर्ट ने कहा था कि सरकार की आलोचना करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। इसे दबाने के लिए अनुच्छेद 92 का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015, वहां पर कोर्ट ने फैसला दिया कि असहमति, आलोचना, सरकार के खिलाफ बोलना लोकतंत्र का हिस्सा है। अब आप खुद सोचिए, अब अगर कोई भी व्यक्ति किसी सरकार से असहमत है, उसकी आलोचना करता है, उसके खिलाफ बोलता है, तो ये लोकतंत्र का एक पार्ट है। इसे दबाने के लिए कानूनों का उपयोग नहीं हो सकता।
अब देखिए सरकार और जो देश है उसमें अंतर क्या है। सरकार एक चुनी हुई अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है जो नीतियां बनाती है, लागू करती है। इसकी आलोचना करना नागरिकों का अधिकार है क्योंकि यह जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। अब देखिए देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय पहचान को संदर्भित करता है। ऐसी अभिव्यक्ति जो कि देश की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा को सीधे चुनौती देती है, उसे देश के खिलाफ माना जा सकता है। उदाहरण से समझते हैं। सरकार की नीतियां जैसे आर्थिक भ्रष्टाचार या प्रशासनिक विफलता की आलोचना करना देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन यदि कोई पोस्ट भारत के क्षेत्रीय दावों जैसे कि कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग या हिंसक विद्रोह को बढ़ावा देती है तो उसे अनुच्छेद 19(2) के तहत देश के खिलाफ माना जा सकता है और उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चल सकता है। अब देखिए अली खान महमूदाबाद का मामला क्या है। इसमें आपको पता ही, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी लिखी थी जिसमें उन्होंने जो सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को लेकर ये बात कही थी कि ये एक बहुत अच्छा प्रयास है लेकिन इसको ज़मीनी स्तर से लागू करना चाहिए, अन्यथा ये एक पाखंड बन जाएगा। विवाद के उनके समर्थकों का कहना है कि पोस्ट पर सरकार की नीतियां जैसे बुलडोजिंग और सामाजिक मुद्दों की आलोचना थी, ना कि देश की संप्रभुता के खिलाफ या सेना के खिलाफ। यह मामला दर्शाता है कि सरकार की आलोचना को कभी कभी गलत तरीके से देश के खिलाफ माना जाता है, खास करके जब संवेदनशील मुद्दे शामिल होते हैं। अब देखिए कानूनी दुरुपयोग की समस्या क्या है। देशद्रोह कानून बना हुआ एक 152 अभी है, भारतीय न्याय संहिता की धारा। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में देशद्रोह कानून पर रोक लगाई थी क्योंकि इसका उपयोग अक्सर असहमति को दबाने के लिए किया जाता था। फिर भी अली खान जैसे मामलों में इसका इस्तेमाल एक बहस का विषय बना हुआ है कि आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(2) का व्यापक उपयोग है। सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार जैसे आधार अस्पष्ट है जिसके कारण सरकार की आलोचना को देश के खिलाफ माना जाता है। उदाहरण कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी, जिसमें JNU में कथित भारत विरोधी नारों के लिए देशद्रोह का आरोप लगा, लेकिन बाद में कोर्ट ने इसे असहमति माना है। सोशल मीडिया पर प्रभाव क्या पड़ेगा। सोशल मीडिया पर तेजी से पोस्ट जो वायरल होती है जिसके कारण सरकार की आलोचना को गलत तरीके में प्रस्तुत करके देश के खिलाफ माना जाता है। इट मीन्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो सरकार की आलोचना करना खुद लोकतंत्र में लिखा हुआ है, मतलब लोकतंत्र का एक हिस्सा है, उसकी आलोचना हम कर सकते हैं। अब देखिए सोशल मीडिया पर लिखने के लिए कुछ नियम और सावधानियां की हैं। सबसे पहले IT नियम 2021 डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 में लागू किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा सामग्री हटाने का दायित्व है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक सामग्री जिसमें अश्लील, भड़काऊ, मानव हानिकारक की शिकायत मिलने पर 24 घंटों के अंदर हटाना होगा। मूल स्रोत की पहचान, गंभीर अपराध जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, दुष्कर्म, सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित हिंसा से सोशल मीडिया कंपनियों को पोस्ट के मूल स्रोतों की जानकारी देनी होगी। शिकायत निवारण तंत्र क्या है। प्लेटफॉर्म को त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करनी होगी जिसमें शिकायत अधिकारी की नियुक्ति और मासिक अनुपालन रिपोर्ट शामिल होती है। तथ्य जांच इकाइयाँ 2023 के संशोधन के बाद उसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार के बारे में गलत जानकारी को हटाना होगा जिसे तथ्य जांच इकाइयों द्वारा झूठा करार दिया गया। महिलाओं के खिलाफ सामग्री, महिलाओं की जिन निजी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़, अश्लील सामग्री को शिकायत मिलने पर 24 घंटे में हटाना जरूरी होगा। भारतीय न्याय संहिता क्या है। 153 153A जो धारा है उसमें धर्म, जाति, नस्ल, भाषा के आधार पर समूहों के बीच नफरत फैलाने पर 3 साल की सजा है। धारा 295A धार्मिक संभावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री के लिए 3 साल की सजा। धारा 585 सामग्री जो सार्वजनिक शांति भंग करे, अफवाह फैलाए, इसके लिए 3 साल की सजा हो सकती है या फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है। 509 धारा क्या कहती है, किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी या सामग्री के लिए 3 साल तक की सजा या जुर्माना होता है। धारा 196, 197, 2023 झूठी खबरें या अफवाहें फैलाने की सजा का प्रावधान किया गया है इसमें। अन्य प्रासंगिक कानून, अश्लील चित्रण जैसे कि अधिनियम आया 1986 महिलाओं के अश्लील चित्रण से संबंधित सामग्री पर रोक लगाता है और इसके लिए 3 साल की सजा हो सकती है। साइबर स्टॉकिंग और उत्पीड़न, IPC की धारा 354D और IT एक्ट की धारा
66E के तहत साइबर स्टॉकिंग या निजता का उल्लंघन माना जाता है। कॉपीराइट कानून, कॉपीराइट सामग्री को बिना अनुमति शेयर प्रदान करना। आतंकवाद विरोधी कानून, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली सामग्री के लिए सख्त सजा जिसमें आजीवन कारावास भी शामिल होता है। सुझाव क्या है? सरकार की आलोचना तथ्य आधारित और संयमित होनी चाहिए। हिंसा, अलगाव या राष्ट्रीय प्रतीक जिसमें सेना ध्वज के खिलाफ टिप्पणियों से बचना चाहिए। पोस्ट करने से पहले संभावित व्याख्याओं पर चर्चा कर ले, अब क्योंकि अस्पष्ट सामग्री को गलत समझा जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा कि किसी भी व्यक्ति को जो बोलने की स्वतंत्रता है उसका कई प्रकार से मतलब उसको गलत तरीके से लिया जाता है। कोई व्यक्ति अपने विचार रखता है तो उसको देशद्रोह का एक टैग मिल जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो हमने ये चीज़ भी देखी है कि लोकतंत्र का हिस्सा है आलोचना करना। तो ऐसे में अगर किसी सरकार की आलोचना करेंगे तो उसे गलत नहीं माना जाएगा, बल्कि आलोचना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आलोचना नहीं की जाती किसी भी सरकार की तो सरकार क्या हो जाती है? तानाशाही, मतलब वो सिर्फ अपनी मन मर्जी करने लगती है अगर हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे। और अगर हम आलोचना करेंगे तो कल को उसे पता होगा भी अगर ये लोग मुझे वोट देकर जिता भी सकते हैं, मतलब कुर्सी पर बिठा सकते हैं, तो उसके बाद ये व्यक्ति मुझे कुर्सी से हटा भी मतलब उतार भी सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आप अपने विचार बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको इस केस के या इस मामले के बारे में क्या आपको सही लगा या क्या गलत। क्या आपके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर कुछ भी अपने विचारों को व्यक्त करना या सरकार की आलोचना करना उसको देशद्रोह माना जाएगा या नहीं, ये आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।